ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन लॉ पैनल और उसका पहला मुद्दा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आप क्या करोगे देख लिया। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस की समस्या, उसका क्या हल निकालोगे। एनवायरमेंट क्लियरेंस की समस्या है ये तो हम जानते हैं समस्या क्या है। सभी प्रकार के प्रोजेक्ट को उस प्रोजेक्ट की साइज और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पे उसका कितना असर होगा उस हिसाब से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगर वो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट हो तो केंद्र सरकार से परवानगी लेनी होगी, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट हो तो राज्य सरकार से परवानगी लेनी होगी। अब ये परवानगी मतलब क्या करवाना है, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराओ, उस हिसाब से फिर अगर सब कुछ सही होगा तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया जाएगा और फिर जाके आप अपना जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट है, वहां पर कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, वो काम आप शुरू कर सकते हो। तकलीफें क्या क्या, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने के लिए या उसके आगे चल के क्लियरेंस देने के लिए प्रोफेशनल मैन पावर है नहीं, साइंटिफिक रूप से असेसमेंट हो नहीं रहा है। ये पूरी प्रोसेस के 4 स्टेज होते हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन एंड अप्रेजल। लेकिन ये सभी स्टेज पे बहुत सारा ओवरलैपिंग है कि यहाँ पर तो ये वाले डॉक्यूमेंट और ये परमिशन के फाइल्स आप लेके दिखाओ, फिर वापस की ये तो पब्लिक हियरिंग, फिर वापस की ये यहाँ पर ये, तो उसके चलते बहुत सारा रेड टेप में काम अटका रहता है। अगर कोई व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन दे दे तो उस पर कोई पेनल्टी प्रोविजन है नहीं। अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऐसा है कि कुछ लैंड एरिया में है और कुछ ऐसा एरिया जो कोस्टल रीजन में है, तो अलग से ये पूरी प्रक्रिया वापस पैरेलल करनी होगी CRZ रेगुलेशन के चलते। राज्य और केंद्र के अंदर जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनका मैटर पूरा अलग से चलता है, यहाँ पर ये लोग के बोलने का पावर नहीं है। सो अगेन वहां आप अपनी फाइल चलाइए। बॉटम लाइन इज इंस्पेक्टर राज है, रेड टेप्स है और उसके चलते जो भी ब्राइबरी का प्रोसीजर, और आगे जुडिशियल एक्टिविज्म और मीडिया स्क्रूटिनी के चलते ऊपर से बाबू लोग जल्दी जल्दी फाइल क्लियरेंस कोई करते नहीं तो पॉलिसी पैरालिसिस, एवर्जन, वो सारी चीजें। एंड रिजल्ट इज एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्दी से नहीं मिलता और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, और उसके चलते हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड डिप नहीं कर पाए। आगे जितने मुद्दे लिखने हैं आप लिख सकते हैं। खैर, अब दवाई क्या करोगे। एक सीमेंट कंपनी है लफार्ज और उसे रॉ मटेरियल क्या चाहिए, लाइमस्टोन्स। तो उसके माइनिंग रिलेटेड कोई केस चल रहा था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपनी ये फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 जहां पर की बात थी कि 33% फॉरेस्ट कवर और हर एक चीज, वो सब लागू करने के लिए एक अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, मतलब कानून कोई होना चाहिए और उसके अंतर्गत कोई संस्था बनाओ। तो TSR सुब्रमण्यम ने बोला कि हाँ तो बराबर है, सुप्रीम कोर्ट की वही बात को आगे लेके चलते हैं और एक नया कानून बनाया जाए, एनवायरमेंट लॉज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज एल्मा। और 2014 में क्योंकि इसकी रिपोर्ट बन रहा था तो उसने ड्राफ्ट इस एक्ट में क्या नियम कानून होने चाहिए बना के दिया। सो एल्मा। अब ये एल्मा के अंतर्गत 3 नई संस्थाएं बनाई जाएगी। एक होगी नीमा, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और ये क्या काम करेगी, ऊपर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में क्लियरेंस देने का काम ये लोग देखेंगे। सेकंड विल बी सीमा, दैट इज स्टेट एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, काम क्या देखेगी, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट का क्लियरेंस ये लोग देखेंगे। थर्ड विल बी UTEMA, दैट इज यूनियन टेरिटरी एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि कैटेगरी बी वाले प्रोजेक्ट केंद्र शासित प्रदेश में हो तो फ्लाई क्लियरेंस का काम ये लोग देखेंगे। दूसरी बात, कैटेगरी ए और बी का विभाजन कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और उसका ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पे कितना असर होगा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा हो गया है कि केंद्र के ऊपर बहुत सारी फाइलों का लोड बढ़ गया है। सुब्रमण्यम ने बोला कि 8000 से ज्यादा कैटेगरी ये फाइल तो ऊपर ऐसे ही पड़ी है क्योंकि मैन पावर है ही नहीं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में। दवाई क्या कर सकते हो कि ये कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का डेफिनेशन उसे जरा आप ऐसा ट्यून अप कर दो कि ऊपर फाइलें कम जाए और नीचे कैटेगरी बी के नाम पे ही ज्यादा से ज्यादा क्लियरेंस मिल जाए ताकि फास्ट ट्रैकिंग में बढ़ सके। तो मतलब एक कानून बनाएंगे एल्मा और उसके नीचे ये नीमा सीमा UTA में बनाएंगे। अब फॉर द पर्पज ऑफ GS2 ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज, तो इस नीमा का क्या स्ट्रक्चर होगा, नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरपर्सन जिसको एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे काम करने का अनुभव होना चाहिए। दूसरे मेंबर्स रहेंगे जिसको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, ये सब में काम करने का अनुभव। कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको 15 साल तक एकेडमिक्स रिसर्च का अनुभव हो एनवायरमेंट फॉरेस्ट रिलेटेड। कुल मिला के 15 लोग रहेंगे और एज लिमिट क्या होगा, 65 ईयर्स। तो बेसिक प्रोविजन ये दिए हैं, आगे तो अब जब नोटिफाई होगा तो पता चल जाएगा। और उसी प्रकार सीमा और UTEMA में भी प्रावधान। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। काम कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइल आएगी तो ये देखेंगे कि वो
गो एरिया में है कि नो गो एरिया। नो गो एरिया कौन सा, प्रोटेक्टेड एरिया या फिर फॉरेस्ट विद 70% कैनोपी कवर। तो फ्लो चार्ट में वो देखेंगे हाँ है नहीं है। अगर नो गो एरिया में है तो फाइल वहीं से खत्म, अगर नहीं है तो फिर आगे चलाओगे। कोस्टल रेगुलेशन जो लागू होता है कि नहीं है, कैटेगरी ए है कि बी है, हर एक मतलब इस प्रकार से फ्लो चार्ट सुब्रमण्यम ने बना के दिया है और बोला है कि हर एक स्टेज पे इतने इतने दिनों में आपने फाइल क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये भी फास्ट ट्रैकिंग में चलेगा। हो सकता है कि आपकी फाइल क्लियर ना हो तो ऊपर अपील स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो नीमा सीमा ये चीज, उसके ऊपर अपील में फाइल क्लियर नहीं हुई तो अपेलेट बोर्ड बनाएंगे जहां पर कि हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज और 2 एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स, और ये लोग काम देखेंगे। उसके ऊपर भी आप वहां पर भी फाइल क्लियर नहीं हुई तो आप जा सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास। तो ये अपना अपील स्ट्रक्चर। फंक्शन की बात करिए, नीमा सीमा यूटी में क्या करेगी, कैटेगरी ए कैटेगरी बी प्रोजेक्ट उसके क्लियरेंस का काम देखेंगी। सेकंड, अगर जंगल में पेड़ काट के कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो उसके सामने कहीं और पेड़ लगाने पड़ेंगे, तो कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन का मुद्दा भी ये देखेंगे। सेकंड, ये लोग अपने पॉल्यूशन कंट्रोल, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ये सब रिसर्च डेवलपमेंट के टेक्निकल सेल बनाएंगे। उसकी मदद से एनवायरमेंट मैप्स और पॉल्यूशन मैप प्रिपेयर किए जाएंगे। अब इसका क्या उपयोग है, आप समझो अगर कोई कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है और उसके लिए मैंने अर्जी डाल दी ऊपर नीमा में, तो नीमा मेरे अर्जी के अंदर मतलब ये वाले इलाके में मुझे करना है, तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से फिर वो देखेगी कि अपने पॉल्यूशन मैप में वो जोन कहाँ पर है। अगर ऐसा दिखे कि वो रेड जोन में है तो हो सकता है कि या तो वो लोग मेरी फाइल क्लियर ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो मुझसे ये कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड में इतना पैसा दो, या फिर कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में आपने ये वाला मशीन फिट करना होगा, या XYZ ऐसे स्ट्रिंजेंट टर्म डिपेंडिंग ऑन द एरिया वो लगा सकते हैं। उसके चलते ये एनवायरमेंट मैप्स और पॉल्यूशन मैप बनाने पड़ेंगे। फिर ये संस्थाएं अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में उनको भी एडवाइजरी, R&D ये सारी सुविधाएं करेंगी। ठीक है, तो नीमा सीमा और वो क्या करेंगे वो देख लिया। अब अपनी सबसे बड़ी समस्या ये है तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस देना है और जल्दी जल्दी दिलवाना है ताकि डेवलपमेंट कुछ हो सके। तो फास्ट ट्रैकिंग के लिए और क्या मुद्दे, एक तो ये सुब्रमण्यम ने बोला कि प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी फाइल जैसे 10 दिनों में आपने बोल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फाइल डाली तो लैंजिट्यूड, लैटिट्यूड और वो जियो कोऑर्डिनेट की मदद से वो अपने आप ही फाइल अप्रूव या रिजेक्ट पहले स्टेज पे हो जाए। मान लो अगर मेरे जो भी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड है वो प्रोटेक्टेड एरिया या फॉरेस्ट भी 70% कैनोपी, मतलब कि ये अपना नो गो एरिया में है, तो अपने आप फाइल रिजेक्ट हो जाए और मुझे तुरंत वो बता के देखते ऑनलाइन पोर्टल में। तो इस प्रकार से फास्ट ट्रैकिंग होता रहे। नेक्स्ट थिंग, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके इंस्पेक्शन किया जाए ताकि ये बाबू लोग जो उसका अलग से पैसा मांगते हैं वो ब्राइबरी न्यूसेंस थोड़ा कम हो जाए। आगे इंश्योरेंस में एक प्रोविजन रहता है गुड फेथ, मतलब अगर मुझे अपने जहाज पे मैं कोई सामान ले जा रहा हूँ और मुझे उस पर कोई मर्चेंट नेवी का इंश्योरेंस लगाना है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी को सारी डिटेल देनी होगी। लेकिन मैं जानबूझ के अगर कोई इन्फॉर्मेशन छुपा दूं, लेट अस से कि मेरा इंजन तो पहले से खराब है, उसका रिपेयरिंग वो भी नहीं हुआ है और ये शिप तो डूबने की कगार पे है, 3-4 वेल्डिंग के वो टाँके लगा के ही चला रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देता हूँ, शिप डूब जाए और आगे चल के उनके सर्वेयर असेसर्स को लगे कि ये इन्फॉर्मेशन छुपाई गई थी, देन दे कैन रिजेक्ट माई क्लेम। मतलब कि गुड फेथ में मुझे अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो सेम फंडा सुब्रमण्यम बोलते हैं कि एनवायरमेंट लॉज में भी लगाया जाए कि जो भी कंपनी आए उसने फाइल में गुड फेथ में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। लेट अस से कि इतनी प्रोजेक्ट साइज है, इतनी ह्यूमन हेल्थ एनवायरमेंट पे असर होगी, सेल्फ सर्टिफिकेशन में वो खुद लिख के दे दे, और ऊपर नीमा और सीमा वो गुड फेथ में ये समझ ले कि ये बंदा सच बोल रहा है और इस हिसाब से उसका फाइल क्लियर कर दे। आगे चल के अगर पता चले कि उस बंदे ने गलत सूचना दी थी या फिर कि जानबूझ के कोई इन्फॉर्मेशन उसने छुपाई थी, तो उस पर बड़ी पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। इस प्रकार का कोई मुद्दा चलाना है। फास्ट ट्रैकिंग कराने जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या रहेगी पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई। कई कानून में ये मुद्दा रहता है कि वो जो भी इलाका है उसके 80% या 90% ग्राम पंचायत है उसके फेवर में है तो ही वो प्रोजेक्ट शुरू कराएंगे, और उसके लिए पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई का फंडा। तो सुब्रमण्यम ने बोला कि ये पब्लिक हियरिंग वाली चीज को खत्म कर देना चाहिए कुछ कुछ कंडीशन में, ताकि जल्दी जल्दी क्लियरेंस हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पब्लिक हियरिंग इज नॉट जेन्युइन। नॉट जेन्युइन कब बोल सकते हैं, जब कोई झोला छाप एनजीओ बाहर से अपने लोगों को लेके भीड़ जमा कर दे और वहां पे हंगामा करे, देन इट इज नॉट अ जेन्युइन पब्लिक हियरिंग। सेकंड, अगर ऐसा ही कोई फॉरेन फंडेड एनजीओ
यहाँ पे आके गांव वालों को भड़काए और पैसा दे दे कि आप ये प्रोजेक्ट क्लियरेंस में मत जाना और फिर हम इतना आपको बड़ा कंपेंसेशन दिलाएंगे, लाइक दैट। सो ऐसा अगर पेड विलेजर मॉब हो देन ऑल्सो इट इज नॉट अ जेन्युइन पब्लिक हियरिंग। तो ऐसे केस में अगर लगे तो कलेक्टर फिर वो लिखित में दे के उसका विदाउट पब्लिक हियरिंग कुछ कर सके, ऐसा सुब्रमण्यम का बोलना है। सेकंड थिंग, अगर कोई प्रपोजल अपना ये नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या ऐसे ही कोई प्लांट इंडस्ट्रियल जोन या मैन्युफैक्चरिंग जोन में हो तो उसके लिए जन सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही उसको क्लियरेंस दे देना चाहिए। सेम वे अगर कोई प्रोजेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट से बहुत दूर हो तो भी आवश्यकता नहीं। अगर स्ट्रेटेजिक बॉर्डर प्रोजेक्ट हो, मतलब अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे 20 किलोमीटर सटे इलाकों में यदि बॉर्डर रोड बनाने हैं, फेंसिंग करना है, बॉर्डर आउटपोस्ट, फ्लड लाइट्स, सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ऐसा कुछ भी कराना हो तो वहां के गांव वालों को पूछ के पब्लिक हियरिंग की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा TSR सुब्रमण्यम का बोलना है। सेम वे पावर प्रोजेक्ट्स, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, लीनियर प्रोजेक्ट, वहां पर भी अगर जरूरत लगे तो जनहित में विदाउट पब्लिक हियरिंग उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। मे बी दिस प्रोजेक्ट्स मे बी फास्ट ट्रैक विदाउट पब्लिक हियरिंग, ऐसा TSR सुब्रमण्यम का सुझाव है, ताकि जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट क्लियरेंस हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक की समस्या अपनी कम हो। पैरेलल एक मुद्दा है लीनियर प्रोजेक्ट्स, मतलब एज सच इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कैसा होगा कि एक जगह मुझे फैक्ट्री खड़ी करनी है। लीनियर प्रोजेक्ट मतलब लंबा कहीं ना कहीं तक चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन बनानी है, रोड बनाने हैं, गैस पाइपलाइन, इरिगेशन कैनाल, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, वो सारी चीजें। सो दीज आर लीनियर प्रोजेक्ट्स। इनके चलते पूरी कम्युनिटी को फायदा होता है। तो सुब्रमण्यम का बोलना है गिवन दिस बेनिफिट टू अ लार्ज कम्युनिटी, उसको प्रायोरिटी क्लियरेंस जल्दी जल्दी फाइल क्लियर करनी चाहिए। वो अगर लगे तो पब्लिक हियरिंग भी इग्नोर कर सकते हो। केवल एक ही केस में लीनियर प्रोजेक्ट को अनुमति नहीं देनी चाहिए, दैट इज अगर वो कोर फॉरेस्ट एरिया के अंदर हो। लेकिन अगर कोर फॉरेस्ट एरिया में पहले से ही अगर कोई रोड हो तो उसको रिपेयर करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन हाँ उसे और चौड़ा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब कि इतना थोड़ा सा सेफगार्ड फॉर द कोर फॉरेस्ट एरिया, बाकी हर जगह आप लीनियर प्रोजेक्ट और पब्लिक हियरिंग उसके सारे नॉर्म्स आप डाइल्यूट कर दो, ऐसा TSR सुब्रमण्यम का बोलना है। और स्वाभाविक है एक्टिविस्ट को इससे परेशानी है। परेशानी क्यों है? आप समझो कोर फॉरेस्ट एरिया बराबर है, लेकिन जंगली प्राणी वो तो उसके बाहर भी बफर जोन में भी फीडिंग ब्रीडिंग के लिए जाएंगे। अब आप समझो वहां पर कोर एरिया के बाहर आप फास्ट ट्रैकिंग में पूरा ये रेल लाइन और रोड लाइन लगा दी है, रात को भी हेडलाइन का शोर, इंजन का शोर, तो रात में बाहर फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए निकलने वाले प्राणी पक्षियों की वो पूरी साइकिल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। और उनकी आबादी भले वो रोड एक्सीडेंट में ना मरे, बट बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस वो धीरे धीरे अपने अपने प्रजाति वो कम होती जाएगी। इस कारण से लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैकिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा एक्टिविस्ट का बोलना है सुब्रमण्यम के खिलाफ। खैर आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस में और कुछ मिसलेनियस रिफॉर्म्स। एज सच बिकॉज ऑफ दिस PILs एंड जुडिशियल इंटरवेंशन, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पिछले 8 सालों में 150 से ज्यादा सर्कुलर, ऑफिस मेमोरेंडम, अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें प्रस्तुत कर दी थी। और अब तकलीफ ये हुई है कि कई बार राज्य के अफसरों को तो पता भी नहीं होता कि ऊपर से ये है, मतलब दाहिना हाथ क्या करे बाएं को पता नहीं। सुब्रमण्यम ने बोला इस कारण से रेड टेप की समस्या और बढ़ रही है कि वापस वो फाइल री लुकिंग के लिए जाता है और XYZ। सो दवाई ये करोगे कि आप ये सभी चीजों को एक जगह कंपाइल करके नया मैनुअल बना दो। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के लिए अलग अलग कानून है, उसे खत्म कर दो और केवल एक ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। सेम वे कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, उसमें ये एरिया की व्याख्या क्या, अभी के लिए सिस्टम है कि हाई टाइड लाइन के हिसाब से ये व्याख्या बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये तो समय समय पे लाइन बदलती रहती है, तो सुब्रमण्यम ने बोला कि अलग से टेक्निकल कमेटी सरकार ने बना के ही रखी है, उसका जब रिपोर्ट आए तो उस हिसाब से आप डेफिनेशन अपडेट कर लेना। कोल माइनिंग और दूसरे आयरन और बॉक्साइट सभी, तो इस प्रकार के माइनिंग के लिए 5 साल का एफॉरेस्टेशन प्लान होना चाहिए और ये बन जाए, फिर नीमा के अंदर एक स्पेशल सेल जो इसका मॉनिटरिंग करे और जल्दी जल्दी इन सबको क्लियरेंस मिलता रहे ताकि अपना एनर्जी और रॉ मटेरियल के बॉटलनेक्स की समस्या खत्म हो। इसके अनुसंधान में आगे आते हैं कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। फंडा ये है अगर मैं जंगल में पेड़ काट दूं तो फैक्ट्री लगाने के लिए तो फिर मुझे कहीं और उतने पेड़ या उससे ज्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये फंडा है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का। अभी के लिए नॉर्म्स ये है, मान लो मैं कोई कंपनी हूँ,
या कोई सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी निगम हो और मैं जंगल का पेड़ काट के वहां पे मैंने फैक्ट्री लगाया, तो सामने मुझे कहीं पे यदि प्राइवेट लैंड या रेवेन्यू लैंड पे पेड़ लगाने हो तो 1:1 रेशियो में, मतलब 100 पेड़ जंगल में काटे तो बाहर कहीं 100 पेड़ और लगा दो। सुब्रमण्यम का बोलना है कि ये रेशियो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इससे जंगल मतलब पेड़ की संख्या और बढ़ नहीं रही है, आप केवल एक जगह से दूसरी जगह उसे शिफ्ट ही कर रहे हो। सो अभी के लिए अपना फॉरेस्ट कवर है अराउंड 24%, उसको बढ़ा के 1/3 ऑफ इंडियन लैंड कवर दैट इज 33% फॉरेस्ट कवर करना हो तो ये 1:1 रेशियो से तो कभी होने से रहा। उसके लिए ये रेशियो बढ़ा के आप कर दो 2:1, मतलब जंगल में एक पेड़ काटा तो 2 कहीं और आपने लगाने होंगे। और अगर ये काम डिग्रेडेड फॉरेस्ट में करना हो तो अभी के लिए नॉर्म है 2:1 रेशियो, उसे बढ़ा के कर दो 3:1। खैर इतना सारे फैक्टॉइड याद रखने की कोई जरूरत नहीं, केवल मुख्य परीक्षा में इतना याद रखना कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन में जो भी नए ट्री प्लांट करने हैं उसका रेशियो पहले से बढ़ाने के लिए उसने सिफारिश की है, ताकि हम लोग 33% फॉरेस्ट कवर वाला टारगेट अपना पूरा कर सके, जो कि फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में उसके प्रावधान में बताया गया है। हो सकता है कि अगर कोई कंपनी के पास इतने आदमी ना हो, इलाका ना हो जहां पे जाके वो पेड़ लगा सके, सो इन दैट केस सच कंपनीज विल हैव टू पे मनी इन द कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, और वो पैसा उसने दे दिया, फिर वो जाके वन विभाग या एनजीओ उसको वो पैसा नीचे दिए के उनसे फॉरेस्टेशन कराया जाए। तो मतलब ये नई सुविधा। लेकिन सुब्रमण्यम ने बोला कि ऐसा तो कुछ मैकेनिज्म पहले से ही है, बट वहां पर ये जो पेड़ काट रहे हैं तो उसका नेट फॉरेस्ट वैल्यू कितना है वो फॉर्मूला आउटडेटेड है। सुब्रमण्यम का बोलने का ये है कि अभी के लिए वो जो भी सिस्टम है उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ा दो। मतलब अगर 100 करोड़ का जंगल आपने काटा तो सामने कहीं 500 करोड़ उस फंड में देने होंगे और उस हिसाब से फिर ट्री प्लांटेशन करना होगा। तो सुब्रमण्यम का ये एक और सुझाव कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड उसके वैल्यूएशन में बदलाव की आवश्यकता है। आगे बात, जंगल की व्याख्या को अपडेट करने की आवश्यकता है, वो राज्य के हिसाब से अलग होनी चाहिए। बिकॉज अरुणाचल में आप जिसको जंगल बोलोगे राजस्थान में उतना जंगल किसी को मिलेगा ही नहीं। सो राज्य के हिसाब से जंगल की अलग अलग व्याख्या होनी चाहिए, ताकि जब भी ये कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन का मुद्दा बने तो उस हिसाब से अलग अलग पैसा निकाला जा सके, अलग अलग रेशियो फिट किया जा सके। और एक बात, फॉरेस्ट और ट्री लैंड की व्याख्या में विभाजन की आवश्यकता। अगर कोई किसान या कोई कंपनी के पास ऐसे ही जमीन पड़ी है और उसमें उसने ज्यादातर पेड़ लगा दिए और वो जंगल जैसा माहौल बन गया, तो वो फॉरेस्ट मत बोलो, उसको ट्री लैंड बोलना चाहिए। ट्री लैंड इसलिए बोलना चाहिए ताकि ये कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड और दूसरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले नॉर्म उस पर लागू ना हो और वो आसानी से पेड़ काट सके। अगर ऐसा हुआ तो ही लोगों की दिलचस्पी बनेगी पेड़ लगाने में, उसको फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करके वापस दूसरा पेड़ लगाने में। सो सुब्रमण्यम का बोलना क्या है, राज्य के हिसाब से फॉरेस्ट की व्याख्या अलग, और ट्री लैंड मतलब कि प्राइवेट ओन लैंड के अंदर अगर कोई इस प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं तो वो ट्री लैंड की व्याख्या अलग होनी चाहिए। एडिशनली एक एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया जाए, या तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देखे या फिर नीमा देखे, और यहाँ पर पैसा किधर से आएगा, एयर वाटर के ऊपर जो भी कंपनियां हैं उसके ऊपर, इंडस्ट्रियल कंपनियों पे एयर सेस वाटर सेस के नाम पे कुछ पैसा लगाया जाए। देन सरचार्ज ऑन व्हीकल, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इस हिसाब से ढेर सारा पैसा यहाँ पर आए और ये पैसा यूज करके एफोरेस्टेशन, रिसर्च डेवलपमेंट और ग्रीन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम में यूज किया जाए। खैर वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे एनवायरमेंट क्लियरेंस और उसमें क्या खामियां थी। जल्दी फास्टैग करने के लिए आप क्या करोगे, एक बड़ा कानून एनवायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट दैट इज एल्मा, और उसके नीचे सरकार नई स्टैट्यूटरी बॉडीज नीमा एंड सीमा। फिर पब्लिक हियरिंग में फास्टैगिंग में क्या करोगे, कौन कौन से कंडीशन में पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं होगी उसकी बातें करी। देन लीनियर प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे फास्टैग करना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द कोर फॉरेस्ट एरिया, वो बात। एफोरेस्टेशन रेशियो पहले से बढ़ाने की आवश्यकता है, फंडिंग के लिए कुछ नए फंडिंग मैकेनिज्म, उसकी बात सुब्रमण्यम ने करी। आगे वाले मुद्दे पे आते हैं कि एनवायरमेंट लॉ में ये एयर और वाटर पॉल्यूशन लॉ में और कुछ सुधार करने हैं। तो सुब्रमण्यम का ये बोलना है कि उन कानूनों को खत्म करके केवल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ बदलाव कर देने चाहिए। 3 चीजों पे उसने बात करी। पहला है म्यूनिसिपल वेस्ट। भारत के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले 53 सिटी हैं, वहां पर ग्रीन रेटिंग सिस्टम बनाया जाए, और अभी के लिए वो जितना भी सॉलिड वेस्ट का हैंडलिंग कर रहे हैं अगले 3 सालों में उससे 20% ज्यादा करे, इस प्रकार का टारगेट फिट किया जाए। अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो एडिशनल फंडिंग उन्हें दे, नहीं करते तो वो पैसा काट लिया जाए, पेनल्टी के प्रावधान हो, इस प्रकार की कुछ सिस्टम लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट थिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट
उसे सीमेंट और स्टील प्लांट को प्रोवाइड किया जाए एज अ फ्यूअल। अभी कचरा जमा करने वाले ये अपने जो रैक पिकर्स हैं, तो शहरों में उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छ भारत अमृत जो भी मिशन चले उस सिस्टम में उसको भी इंटीग्रेट किया जाए ताकि बढ़िया तरीके से काम हो सके। हर एक हॉस्पिटल पे कंपल्जन किया जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग के लिए अलग से यूनिट होना चाहिए, नहीं होगा तो पेनल्टी लगेगी। तो ये सारे मुद्दे आप लोग स्वच्छ भारत मिशन और अपना स्मार्ट सिटी उसके L7 सीरीज वाले पावर पॉइंट में भी वो वाले मुद्दे यहाँ लगा सकते हो, यहाँ वाले मुद्दे वहां पर भी ऐड कर सकते हो। तो पहला पिलर हुआ अपना म्युनिसिपल वेस्ट। सेकंड इज व्हीकल पॉल्यूशन। एज सच कम पॉल्यूशन करे इस प्रकार के इंजन और फ्यूल यूज करना है। वो लागू करने के लिए जैसा यूरो अलग अलग स्टेज नॉर्म होता है वैसा भारत में चला है। भारत 1, 2, 3 और भारत 4 स्टेज नॉर्म्स हम लागू करने की प्रक्रिया में है। लेकिन सुब्रमण्यम का ये बोलना है कि अगर नंबर ऑफ कार्स कीप इंक्रीजिंग तो सामने ये भारत 4, 5, 7 कुछ भी लाओ तो मदद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि भारत 4 इस टाइप का अगर इंजन या डीजल यूज करने से ग्रीन हाउस गैस एमिशन 10% कम हो रहा है, लेकिन सामने जनता अगर एक साल में 30% और नई गाड़ियां खरीदती है तो मतलब ये भारत स्टेज नॉर्म होना चाहिए, लेकिन सामने जनता का व्हीकल परचेज का ये जो कंज्यूमर ट्रेंड है उसे कम करने की आवश्यकता है। और इसे कम करने के लिए टैक्सेशन स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करो। फॉर एग्जाम्पल एसयूवी और ऐसे फ्यूल गजलिंग व्हीकल उस पर बहुत ज्यादा टैक्स होना चाहिए, जैसा सिगरेट बीड़ी पे आपने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। सेम वे अगर एक ही व्यक्ति या एक ही फैमिली दूसरा व्हीकल खरीदना चाहता है, एक कार के बाद दूसरी कार, तो उस पर एडिशनल टैक्स होना चाहिए, उसका व्हीकल नंबर प्लेट पे और टैक्स लगाना चाहिए। ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं ताकि जनता व्हीकल परचेज कम करे। और साइमल्टेनियसली आप याद करो वो स्मार्ट सिटी और अमृत के रिलेटेड मास ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बढ़ानी है। सो एक प्रकार से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, दूसरी गाड़ी खरीदोगे तो सजा टाइप, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो आसानी से हम वो सब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको बढ़िया देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम वे स्मार्ट सिटी और वहां पर हम गोल्फ पार्क और वो सारी चीजें बनाएंगे तो सुब्रमण्यम बोलते हैं कि वहां पर एंट्री फी के नाम पे ज्यादा पैसा व्हीकल से लेना चाहिए ताकि पॉल्यूशन की वहां पास हॉस्पिटल गोल्फ कोर्सेज पे समस्या कम रहे। म्युनिसिपल वेस्ट पॉल्यूशन देख लिया, सेकंड व्हीकल पॉल्यूशन देख लिया, थर्ड आते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ऐसा अलग से कोई कानून नहीं, लेकिन एयर एक्ट में ही कुछ छोटे छोटे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन तकलीफ है पटाखों का इस्तेमाल कि इस डेसिबल से ज्यादा वाले पटाखे नहीं फोड़ने हैं या मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं, तो वो कंट्रोल ठीक ठाक से हो नहीं रहा। सेम वे रिलीजियस प्लेसेस से, धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकर के जरिए नॉइज पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके सामने कैसे लड़ोगे। सुब्रमण्यम ने बोला कि अभी का एयर एक्ट वो उसके लिए नाकाफी है, मतलब बाय डिफॉल्ट वाटर एक्ट और एयर पॉल्यूशन एक्ट उसको तो आप खत्म ही कर दो, लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन चीजों पे आपने स्ट्रिक्ट प्रावधान रखने चाहिए। आगे हायर एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट में क्या, एज टेक्निकल एजुकेशन का काम कौन देखती है ऊपर, AICTE। सुब्रमण्यम का बोलना है कि लेकिन डिप्लोमा यूजी पीजी कोर्सेज जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हो तो उसकी अलग संस्था हो, एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल के, वो वहां पर नॉर्म्स और सिलेबस और सारी चीज डिस्क्राइब करे। सेकंड अपने IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मदद से एयर वाटर क्वालिटी और उसके रिलेटेड जो भी नई क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी उस रिसर्च पे फोकस किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही एक और नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की आवश्यकता है। एज सच वी हैव 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन कौन सी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस एंड थर्ड इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक चौथी भी आप लेके आओ, क्योंकि सुब्रमण्यम बोलते हैं कि अभी का पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वहां पर इन्वायरमेंट या पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी दे आर मेंड बाय क्वाजी एमेच्योर पर्संस। हर एक जगह पे स्पेशलिस्ट नहीं है, अगर है तो वो टॉप मोस्ट पोस्ट जो भी DG या चेयरमैन पोस्ट है वहां पर कोई जर्नलिस्ट है। तो ये सब इसके सामने निकलने के लिए क्या करना है, एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाइए आप, इंडियन एनवायरमेंट सर्विस, जिसमें और ये सर्विस के ऑफिसर्स वो पब्लिक जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है और पैरेलल जो भी ऐसी क्वाजी गवर्नमेंट बॉडीज या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज वहां पर ये लोग काम देखेंगे। DOPT और UPSC की मदद से इनका ओपन रिक्रूटमेंट किया जाएगा या करना चाहिए, ऐसा सुब्रमण्यम ने बोला है। अब वहां पर CSAT 33% रखेंगे या क्या, ओनली टाइम विल टेल। खैर साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को भी कंटिन्यू रखना है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए।
एक चीज है इंडियन फॉरेन सर्विस, लेकिन वहां पर ट्रेनिंग में ये प्रावधान रहता है कि आपने कोई एक या दो फॉरेन लैंग्वेजेस पसंद करनी होगी और उस हिसाब से आपका जहां पर पोस्टिंग हो वो आपने सीखना होगा और वो सारी बातें। तो सेम वे यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विस में भी कुछ होना चाहिए कि आप अपनी ट्रेनिंग के दूसरे या 8 साल के अंदर आप एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पसंद करें, वो जो भी प्रोफेशनल है कि मुझे सोशल फॉरेस्ट्री में आगे बढ़ना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आगे बढ़ना है, उस हिसाब से उसे ट्रेनिंग दी जाए और बाकी का उसका करियर उसी पाथ में आगे बढ़ता जाए, देन इट कैन लीड टू बेटर मैन पावर। उस हिसाब से काम करना चाहिए, सुब्रमण्यम बोलते हैं। साथ ही साथ एनवायरमेंट क्लियरेंस और सभी बातों में साइंस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करना चाहिए, बट साथ ही साथ ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। सुब्रमण्यम इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात भी अपने रिपोर्ट में करते हैं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का भारत के अंदर फील्ड ट्रायल करने के लिए तो ऊपर से एनवायरमेंट क्लियरेंस ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हमेशा यहाँ पर रोड़ा डाला है, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। तो सुब्रमण्यम का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सुब्रमण्यम बोलते हैं कि यूरोप के अंदर ये जीएम क्रॉप के फील्ड ट्रायल की अनुमति नहीं है। सेकंड, भारत के अंदर हर एक फार्मलैंड की साइज इतनी कम है कि वहां पर जीएम क्रॉप आप यूज भी करो तो वो प्रोडक्टिविटी के नाम पे बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा नहीं, और उसका उल्टी अपनी जो इंडिजिनस स्पीसीज है उनकी पूरी डीएनए लाइन, जीन लाइन वो खत्म हो जाएगी। ये इस प्रकार के जीएम क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स, इसके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में पर्यावरण और ह्यूमन हेल्थ में क्या नकारात्मक असर हो सकती है, उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने के लिए अपने पास कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एजेंसी भी नहीं है। सो गिवन दीज रीजंस और फैक्टर्स, ड्यू केयर नीड्स टू बी टेकन, ऐसा सुब्रमण्यम ने बोला है जीएम क्रॉप के मामले में। अब आप याद करो, हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर देखे थे अंडर L5P2 पावर पॉइंट। वहां पर इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था कि ऐसा जी बीटी क्रॉप के से हेल्थ को नुकसान होता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। सो इनडायरेक्टली ही वाज सजेस्टिंग दैट बीटी को आप अप्रूव कर दो। और यहाँ सुब्रमण्यम क्या बोल रहे हैं कि ड्यू केयर नीड्स टू बी टेकन। खैर, तो मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कोई स्टैंड लेना हो तो अपने दिमाग से नहीं, जो भी आपने स्टैंड लिया बैक एंड में जस्टिफाई करना हो तो नाम याद रहना चाहिए। या तो सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलो या फिर सुब्रमण्यम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो। खैर, जूम आउट करते हैं, हम बात कर रहे थे एट द नेशनल लेवल देयर इज क्लैश ऑफ आइडियाज फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो उसके चलते ये एक तो सबसे पहले कि कौन कौन से इलाके वहां पर ये प्रोटेक्टेड एरिया, और उस हिसाब से नो गो एरिया किसको बोलेंगे, या तो वो प्रोटेक्टेड एरिया हो या फिर फॉरेस्ट में 70% कैनोपी। फिर हमने देखा कि ये सुब्रमण्यम पैनल बनी, ग्रीन लॉ पैनल, उसने अभी के एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कानून में सुधार की सूचना देनी है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या सुधार करना है? एक तो वो नीलगाय वर्मिन वाला मुद्दा, सेकंड नागपंचमी वाला मुद्दा, थर्ड वाज इको सेंसिटिव जोन सभी राज्यों को डिक्लेयर करो, डेडलाइन में करवाओ, वैसी बात। देन वो लेग एंड माउथ ट्रैप, उसको बंद करवाओ ताकि शिकार की समस्या कम हो, पॉलीथीन बैग पे प्रतिबंध। फिर अपने मैन पावर के रूप में WII को एक्सपर्ट स्टेटस, इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम देख रहे BSNL वो सबको, BSF वो सबको, उनके अफसरों को वो सारे अरेस्ट, रेड और उसके पावर दिए जाएं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नई बात क्या, ये सारे रिफॉर्म्स लाएंगे आप। देन एनवायरमेंट क्लियरेंस फास्ट ट्रैक करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी वो हमने देखा। दवाई क्या करोगे, ऊपर एक नया कानून एनवायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट 2014 और उसके अंतर्गत नीमा, सीमा एंड यूनियन टेरिटरी, इसके लिए एनवायरमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, कैटेगरी A, B की डेफिनेशन को फाइन ट्यून किया जाए। फिर पब्लिक हियरिंग, तो उसके नॉर्म आप थोड़े डायलूट करो। लीनियर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर द कोर फॉरेस्ट एरिया सभी जगह फास्ट ट्रैक में चलाओ। एफॉरेस्टेशन रेशियो उसे थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, और इन्वायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन फंड उसमें कुछ पैसा डालो। तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ उसने बातें करी। आगे पॉल्यूशन कंट्रोल में म्युनिसिपल वेस्ट में क्या करोगे, व्हीकल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या दवाई करनी है। एंड लास्टली हायर एजुकेशन में वो अलग से संस्था, सेकंड एक नई ऑल इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज बनाएंगे, और साइंस टेक का प्रयोग तो करो बट ड्यू केयर नीड्स टू बी टेकन। तो इस प्रकार से TSR सुब्रमण्यम ग्रीन लॉ पैनल ने बहुत सारे मुद्दे हमको दिए। अब ये सब पढ़ना क्यों था, जस्ट लाइक सेम रीजन क्यों हमने विवेक देबरॉय कमेटी पढ़ना था फॉर रेल रिफॉर्म्स एंड रेल रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि मुख्य परीक्षा इंटरव्यू निबंध के अंदर जो भी पूछा जाए, अब अपने दिमाग से कुछ भी नहीं जोड़ना, ये जो भी बोल के गए उसके आगे पीछे आप चर्चा करो, यू हैव सफिशिएंट पॉइंट टू हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि सुब्रमण्यम ये सब सुझाव देखे गए तो कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा। उनके क्या क्रिटिसिज्म,
फर्स्ट सुब्रमण्यम ने जो बोला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा मतलब डाइल्यूट करो, ताकि जो भी ऐसे कल्चर फेस्टिवल में प्राणियों का प्रयोग होता है तो उस हिसाब से जनता को परेशान ना किया जाए, वो नाग पंचमी वाला मुद्दा। सो एक्टिविस्ट को क्या परेशानी है हमने वो देख लिया कि उसके चलते वो एनिमल क्रूअल्टी उसकी समस्या बढ़ सकती है। सेकंड थिंग, पब्लिक हियरिंग को हम डाइल्यूट करें, लीनियर प्रोजेक्ट को थोड़ा और फास्ट ट्रैक करें, तो इसके चलते भी पर्यावरण वाइल्ड लाइफ को क्या नुकसान हो सकता है हमने देखा। आगे, अगर कंपनी जंगल काट के कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाना चाहती है तो फास्ट ट्रैक में वो काम कराया जाएगा और उसके हिसाब से उस कंपनी ने कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में कुछ पैसा डालना होगा। लेकिन एक्टिविस्ट का ये भी आशंका है कि अगर नीचे वन विभाग या एनजीओ या जो भी एजेंसी है उसने वो पैसा यूज करके सही तरह से काम नहीं किया तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या, इम्प्लीमेंटेशन और उसका ऑब्जेक्टिवली काम कैसे होगा, तो ये भी उनको आशंका है। हमने देखा एमएसएमई इंडस्ट्री को लोन लेने में तकलीफ पड़ती है, तो एक तो पहले से ही बैंक था सिडबी, उसको आप वो तो चालू रखा और साथ में बोला गया कि एक नया मुद्रा बैंक शुरू करेंगे। सेम वे एक अपने पास पहले से ही सभी सरकारी बैंक महिलाओं के लिए लोन के स्कीम वगैरह चलाती है, लेकिन फिर भी एक नई भारतीय महिला बैंक शुरू कर दी। पैरेलल टू दैट यहाँ आप बोलते हो कि एनवायरमेंट में क्लियरेंस की तकलीफ है, तो एक नीमा बनाओगे, फिर सीमा बनाओगे, फिर नई एक ऑल इंडिया एनवायरमेंट सर्विसेज बनाओगे, तो सच प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडीज वो उल्टा काम बिगाड़ के देंगी, एम्पायर्स विद इन एम्पायर्स बन जाएंगे। फिर ये एनवायरमेंट सर्विस बनाओगे तो उसके लिए नया ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ लगाओगे, उसका ट्रेनिंग कोर्स क्या होना चाहिए, तो मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू बॉडीज एंड एजेंसीज एंड सर्विसेज, बेटर कि आप पुरानी वाली चीजों को ही रिफॉर्म करने का कोई सुझाव देते तो वो बेहतर रहता। ये भी कुछ एक्सपर्ट का मानना है। खैर, अब तक जो भी पढ़ा मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में कैसे पूछ सकते हैं। द प्रिंसिपल एम ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन should be to balance ecological and economic needs of India, critically examine the lacunas in present legal and administrative framework and suggest remedies। एनवायरमेंट या पर्यावरण के ऊपर रेगुलेशन होता है, उसके रेगुलेशन नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए ताकि पर्यावरण की जरूरत और अर्थव्यवस्था की जरूरत, ये दोनों ही नीड्स का बैलेंस कुछ किया जा सके। तो इस अनुसंधान में हाल की लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या तकलीफ है और उसकी दवाई क्या करनी चाहिए, इस पे आप चर्चा करो। चर्चा क्या करोगे, अपने दिमाग से कुछ भी नहीं जोड़ना है, वही जो TSR सुब्रमण्यम ने बोला मुद्दे आप रिसाइकल करके यहाँ लिख सकते हो। सबसे पहले कि प्रेजेंट सिस्टम में क्या लेक्यूना है, लेक्यूना मतलब खामियां अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में। एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में हमने देख लिया इंपल्सिव इंप्लीमेंटेशन वो करते हैं, राहुल गांधी वर्सेस वीरप्पा मोइली, इनकंसिस्टेंट पॉलिसी, मल्टीपल एजेंसीज है, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, कैटेगरी ए बैठे और बी का डेफिनेशन ऐसे बनाया गया कि ऊपर 8000 फाइलें जो अभी भी पेंडिंग है क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास उतना मैन पावर ही नहीं है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव की ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेक्यूनास ये वाली। लीगल लेक्यूनास कौन सी, अलग अलग कानून है, इंटरप्रिटेशन, पेनल्टी रेट बहुत कम है, और क्योंकि ये दोनों कमजोर है तो जुडिशियल इंटरवेंशन बढ़ता रहा, उसके चलते सेपरेशन ऑफ पावर वो अनइवन हो गया और रेड टेप्स, पॉलिसी पैरालिसिस, रिलक्टेंस टू क्लियर फाइल्स, वो सारे मुद्दे आप यहाँ पर लिख सकते हो। और इसकी दवाई सजेस्ट रेमेडीज, तो जो ही सुब्रमण्यम ने जो बताया वही रेमेडीज लिख देनी है कि एक नया एनवायरमेंट लॉज मैनेजमेंट एक्ट एल्मा, और उसके चलते ये नीमा और सीमा इस प्रकार की कोई नई संस्थाएं स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस दे। पब्लिक हियरिंग, लीनियर प्रोजेक्ट वहाँ पे डाइल्यूट किया जाए, थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि फाइल जल्दी से चल सके। फिर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, वहां पर भी फॉरेस्ट और ट्रीलैंड की व्याख्या वो सब ऑप्टिमाइज किया जाए। ये सब करने से फायदा क्या, एनवायरमेंटल नीड्स एंड इकोनॉमिक नीड्स उस पर कुछ बैलेंस किया जा सके। सेम वे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो उसे स्टील और सीमेंट कंपनियों को आप फ्यूल के रूप में दो और सामने नए व्हीकल परचेज पे ज्यादा टैक्स डाल दो। अब आप समझो, सीमेंट स्टील को फ्यूल मिल गया तो इकोनॉमिक नीड एक प्रकार से बढ़िया हो गई। एक बात सामने, अगर व्हीकल पे ज्यादा टैक्स लगेगा तो ऑटोमोबाइल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, बट सामने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वो थोड़ा अप आ जाएगा। मतलब किसी को हमने बहुत ऊपर भी नहीं जाना देना, किसी को साफ इग्नोर भी नहीं करना, एक प्रकार का बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक नीड्स वो अचीव करना है। तो वर्डिंग आप जो भी लिखिए इस प्रकार से जस्टिफाई करते लिखते रहो। ठीक, निबंध में कुछ टॉपिक्स देखते हैं। नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल थिंग्स, द मेकर, द मीन्स ऑफ मेकिंग एंड द थिंग्स मेड। सृष्टि स्वयं ही सभी मटेरियल चीज का स्रोत है,
वो खुद ही उसको बनाने वाला है, जो बन रहा है वो पूरा हथियार या साधन भी वो खुद ही है, और अंत में जो चीज बनी वो भी नेचर स्वयं ही है। ईशोपनिषद से ये श्लोक उठा के लिया गया है। एज सच फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ, ऐसे पहले एक ट्रेंड चल रहा था इस प्रकार के, तो सोच के रखिएगा, आप पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो। सेकंड, environmental conservation is about negotiating the transition from past to future in such a way to secure the transfer of maximum significance। ये हॉलैंड एंड रोल्स ने लिखा है। क्या तो इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट और उसके ऊपर आपने 1200-1500 शब्दों में कुछ चर्चा करनी है। अब सवाल ये वाले स्टेटमेंट में कहां से उठा के लाया? TSR सुब्रमण्यम और उसने अपने चैप्टर के कमिटी रिपोर्ट के शुरुआत में ही ये ओपनिंग लाइंस के रूप में ये दिए थे। हो सकता है कोई JNU प्रोफेसर वो इसके खिलाफ, सुब्रमण्यम की कमिटी रिपोर्ट के खिलाफ उसने अगर कोई कॉलम लिखना हो तो वो रिपोर्ट पहले पढ़ने गया होगा। सो ऑनलाइन उसने PDF में हो सकता है स्टेटमेंट पढ़े हो, वो फिर क्वेश्चन बैंक में चले जाए तो ये सीधा या उससे इनडायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस, ऐसा कोई UPSC के निबंध में भी आपको पूछ सकते हैं। दैट्स वाई तो घर पे आप आराम से सोचिएगा, पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करिएगा कि ऐसे ऐसे के अंदर में क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एनवायरमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके पैरेलल जो धारा चली एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर एनवायरमेंट क्लियरेंस की समस्या, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, उसके अनुसंधान में क्लैश ऑफ आइडिया। तो सबसे पहले गो एरिया, नो गो एरिया और अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ एरिया हमने देख लिया। सेकंड, आजादी से पहले और बाद में कौन कौन से कानून भारत के संविधान में, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, DPSP 7 शेड्यूल, वहां पर क्या क्या प्रावधान है। एंड थर्ड, हमने देखा कि अभी के कानूनों में पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम में कुछ समस्या है, उसके चलते एनवायरमेंट क्लियरेंस जल्दी हो नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक की समस्या है, उसको खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने TSR सुब्रमण्यम के अंतर्गत ये ग्रीन लॉ पैनल बनाई थी। और उसने प्रमुख बातें क्या कही? एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम करना है, एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए वो नीमा सीमा वो सारी बातें, पॉल्यूशन कम कराने के लिए कुछ मुद्दे, और ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म के नाम पे एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए। तो ये कुछ आज के दिन में हमने चर्चा की। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो ये नेशनल क्लैश ऑफ आइडिया से थोड़ा जूम आउट होकर देखेंगे इंटरनेशनल पे क्या, क्लाइमेट फाइनेंस, तो उसके अनुगत ये लीमा समिट,